स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। सतीश और राजीव काफ़ी दिन से परेशान चल रहे थे। भाई परेशानी का कारण भी बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि इनकी जोड़ी जो टूट गई थी। अब जोड़ी जरूरी थोड़ा होता है कि लड़की से ही होती है, भाई दोस्तों की भी तो जोड़ी होती है। सतीश और राजीव के साथ एक इनका और मित्र था जो कुछ दिनों से इनके साथ कुछ अलग अलग सा रहने लग पड़ा था। मानव को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। वैसे ये तीनों काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, 18 साल की उम्र इनके आसपास थी। शुरू से जब से इन्होंने होश संभाली थी, ये अपने गांव में एक साथ रहा करते थे। स्कूलिंग एक साथ इन्होंने की, फिर कॉलेज भी ये एक साथ ही जाते थे। लेकिन मानव कुछ दिनों से इनके साथ बिल्कुल उखड़ा उखड़ा रह रहा था। ऐसा भी नहीं था कि किसी तरीके की कोई लड़ाई हुई हो, ऐसा भी नहीं था कि कोई बात हो। तो फिर कोई ऐसा क्या खास राज था जो मानव इनसे छुपा रहा था? ये पता करने के लिए सतीश और राजीव काफ़ी आतुर थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। ना ही वो उनसे सही तरीके से बात करता था, साथ के साथ ही जितनी भी करता था टू द पॉइंट करता था। अब बिल्कुल जिगरी दोस्त के व्यवहार में एकदम से कुछ ऐसा बदलाव आ जाए तो वो चिंता का कारण तो बन ही जाता है। ये चाहते थे कि मानव को थोड़ा सा ट्रैक किया जाए, लेकिन अब आमतौर पे ये कॉलेज तो इकट्ठे जाते थे, तो उसके बाद फिर जब ये घर वापस आ जाते थे तो कई बार शाम को मिलते थे। लेकिन अब सिर्फ ये जो रूटीन सिर्फ सतीश और राजीव फॉलो कर रहे थे। कॉलेज तो ये एक साथ जाते थे, लेकिन जब कॉलेज से वापस आते थे उसके बाद फिर बस मानव अपने रास्ते और सतीश और राजीव अपने रास्ते। एक दिन ये दोनों सलाह करते हैं कि ये मानव के घर जाएंगे। मानव कॉलेज जाएगा और उसके बाद ये उसके घर पे दस्तक देंगे और उनके माँ बाप से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई समस्या वगैरह तो नहीं घर पे चल रही। हमें हमें ऐसा लग रहा है कि मानव जो है उसका स्वभाव कुछ अजीब सा उसका बदलाव आया। मानव कॉलेज को जाता है तो ये एक बहाना कर देते हैं कि भाई हम आज नहीं जा पाएंगे। मानव के कॉलेज जाने के कुछ समय बाद ये आते हैं मानव के घर, मानव के पिता से मिलते हैं। अभी इससे पहले सतीश और राजीव कुछ कह पाते, कुछ पूछ पाते, तो मानव के पिता कहते हैं कि बेटा ये ना तुम्हारा मुझे जो सिस्टम है ना काफ़ी अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे कि कौन सा सिस्टम अंकल जी? अरे भाई रात को जो तुम पढ़ते हो ना, अरे मानव मुझे लगता है कि इस बार तुम तीनों के ना काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। अभी एक दूसरे की तरफ और हैरानी से देख रहे कि रात को कौन पढ़ता है। और तो भाई हम तो ये पता करने आए हैं कि मानव कॉलेज के बाद तो हमसे मिलता ही नहीं है, जो तकरीबन रोजाना तौर पे मिलता था। ऊपर से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि मानव हमारे साथ होता है। अभी राजीव कुछ कहने ही वाला था कि सतीश उसका हाथ पकड़ता है, यानी कि एक इशारा करता है कि कुछ नहीं बोलना, जो हम पता करने आए थे हमने अभी पता नहीं करना। वो कहता है कि हाँ अंकल, बस रूटीन एक अच्छी बन गई है। तो आज अंकल कहते हैं आप दोनों क्यों नहीं गए कॉलेज? कहते हैं बस कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी इसकी, और हमने सोचा कि बस चलते चलते हम आपसे भी मिलते जाएं। अब अंकल मतलब उसके पिताजी सोचते हैं मानव की कि मुझे क्यों मिलने आना था। खैर अब जब किसी तरीके की नॉर्मल ज़िंदगी चल रही हो तो इन चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जो सतीश और राजीव अंकल से कुछ पूछने के लिए आए थे, अब वो खुद एक सवाल लेकर जा रहे थे कि अगर मानव हमसे नहीं मिलता और बकौल उसके पिता के वो रात को लेट आता है किस वजह से, हमारे घर में पढ़ाई करके, तो फिर वो उस समय जाता कहाँ पे? अभी ये बैठे बैठे सोच रहे थे तो सतीश कहता है कि पक्की इसकी बात होगी लड़की से। तो राजीव कहता है कि भाई बात होगी भी तो रोज के रोज थोड़ा कुछ आ सकता है। तो ये कहते हैं कि भाई हो भी सकता है, जरूर थोड़ा कि ऐसा ना हो। अब ये दोनों आपस में उलझ जाते हैं कि यार ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। अभी उनमें से सतीश को इस चीज़ पर विश्वास नहीं था कि भाई मेरा दोस्त ऐसा भी कर सकता है कि उसकी किसी लड़की से बात हो, वो रिलेशनशिप में हो और हमें ना बताए। यार बड़ा हरामी बंदा है। अभी ये दोनों सोच रहे थे कि भाई मिलेगा तो उसको गाली निकालेंगे कि तू मतलब हमसे उखड़ा उखड़ा रहने लग पड़ा है, तुझे दोस्त भूल गए। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन तो पहले करनी थी ना कि क्या ये बात सच में है या नहीं। और इस चीज़ की कंफर्मेशन कैसे करनी थी? या तो मानव से सीधा पूछा जाता कि भाई बता क्या बात है, या फिर उसकी जासूसी की जाती।
अब इन दोनों को मानव का पैटर्न तो पता लग चुका था कि भाई वो कॉलेज से आता है, कुछ समय अपने घर में बिताता है, फिर वो बहाना बनाता है हमसे हमारे घर में आने का स्टडी के तौर पे, और देर रात को घर आता है। यानी कि उस समय में ये किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ जिसके बारे में ना इसके घर वालों को पता है ना हमें पता है। अब ये थोड़ी सी इसकी रेकी करनी शुरू करते हैं। कुछ दिन में ये पैटर्न ढूंढ लेते हैं कि ये जाता कहाँ पे है। इनके गाँव से कुछ आगे जाकर एक गांव है जो अब बसा हुआ नहीं है, जो अब बिल्कुल सुनसान पड़ चुका है। किसी ज़माने में वहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे, बड़ा छोटा सा गांव था, लेकिन आज नहीं है। तो ये सोचते हैं कि भाई रात के समय में, शाम के समय में इतनी वीरान जगह पे ये करने जाता क्या है? अरे भाई कोई गलत काम में तो नहीं पड़ गया, किसी काले जादू में तो नहीं पड़ गया, कोई ड्रग्स वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? जो सतीश और राजीव ये सोच रहे थे पहले कि कोई लड़की का चक्कर हो गया, अब इनके मन में कुछ ऐसे सवालात थे जिनको तो ये जानकर रहना ही चाहते थे। खैर अब ये सारा प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई ये जब 5-6 दिन ये इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि वो सेम टाइम पे जाता है और उस गांव में गायब सा हो जाता है। शाम का समय होता है और ये धीरे 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 उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और पीछा करते करते जब ये देखते हैं कि मानव एक पेड़ के पास खड़ा हुआ है और किसी का इंतजार कर रहा है, अब सतीश और राजीव के मन में एक ही बात थी कि किसका इंतजार, कौन है वो? कोई लड़की है या फिर कोई तस्कर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि दिमाग में ऐसी बातें तो घूमती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद ना जाने कहाँ से एक लड़की आती है जिसकी शक्ल इनको दिख नहीं रही थी दूर से, लेकिन वो लड़की दूर से ही इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी। बड़े से उसके बाल थे। मानव और वो लड़की उस पेड़ के बिल्कुल साइड पर बैठते हैं और बातें करनी शुरू कर देते हैं। सतीश और राजीव का तो खून खोल कर रह जाता है कि भाई बंदी रख ली और हमें नहीं बताया। अभी राजीव कहता है कि अभी इसकी खबर लेता हूँ, लेकिन सतीश इसको रोक देता है कि नहीं भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता, कोई किसी तरीके का सीन क्रिएट ना हो जाए, भाभी को बुरा ना लग जाए, तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से भी चलते हैं। जिस बात का हमें पता करना था, या यूँ कहें कि पहले जिस बात का हमें डर था कि किसी गलत काम में तो नहीं हमारा भाई फंस गया, वो तो बिल्कुल नहीं है। मिल वो किसी लड़की से रहा है, बस हैरानी इस बात की है कि इतनी वीरान जगह में, मतलब कि जहाँ पर रात को हो सकता है कि भाई खतरा हो चोर लुटेरों का या फिर कोई प्रेतात्माओं का, तो इस माहौल में भाई मिल रहा है, तो ये ठीक नहीं है। हम जितनी जल्दी हो सकते हैं इससे मिलेंगे और कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम मिलाएंगे कि भाई ये मिल भी लें और इसी के साथ ही इनको किसी तरीके का कोई खतरा भी ना हो। अब ये अपने घर में जाते हैं और वो रात इनकी काफ़ी सुकून से गुजरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दिनों से जिस सवाल का ये जवाब ढूंढ रहे थे वो इनको मिल जाता है। अब अगले दिन ये कॉलेज आते हैं। कॉलेज आने के बाद जब ये रास्ते में वापस आ रहे होते हैं और ये पकड़ लेते हैं फिर मानव को कि भाई गाली गलौज करते हैं, जो यार दोस्त आपस में करते हैं, और कहते हैं कि भाई हमें पता लग गया, हमने तेरी जासूसी की थी, तू बंदे से मिलता है। अब जब ये मानव बात सुनता है तो उसका तो रंग उड़ जाता है। पहले तो वो मानता नहीं है, लेकिन भाई उसको फिर बताया जाता है कि ऐसे ऐसी तो जगह पे उस पेड़ के पास ऐसे गया था, हमने देख लिया, अब तो हमसे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर, तू पकड़ा गया और हमें भाई तू भाभी से मिलाएगा नहीं। तो मानव कहता है कि भाई मतलब मैं बताने वाला था, जो आमतौर पर यार दोस्त बहाने करते हैं, लेकिन यार वो ना मुझे डर लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। तो वो कहता है कि भाई डरने वाली कौन सी बात है, बुरा मानने वाली भी कौन सी बात है, किस चीज़ का है भाई? तो कहता नहीं नहीं भाई, अभी कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई है। वो कहता भाई दोस्ती हुई कैसे, ये तो बता। कहता बस कुछ नहीं यार, मैं किसी काम से जा रहा था, शहर गया था, और वापसी में जब मैं इस गांव से निकला ना तो मुझे ये लड़की दिखाई दी, तो मैं काफ़ी हैरान हो गया कि भाई आसपास मतलब यहाँ पर तो गांव में वीरान है। तो वो लड़की कहती है कि मैं बस किसी काम से आई थी, तो मेरे गांव वाली जो बस है वो छूट चुकी है, तो मुझे तुम मेरे गांव तक पहुंचा दोगे? तो कहता तूने पहुंचाया उस गांव तक? तो कहता नहीं यार, गांव तक नहीं पहुंचाया था, गांव से काफ़ी पीछे था, तो उस लड़के ने मुझे उतरने के लिए कह दिया। उसके बाद तो वो लड़की मुझे 1-2 बार और मिली, तो फिर ऐसे मिलना शुरू हो गया, और पता नहीं वही लड़की कहती है कि इसी जगह पर आके मिलना है। अभी सतीश और राजीव जो सोच रहे थे, फिर से उनके मन में सेकंड थॉट्स आने लग पड़े कि यार अजीब सा सिस्टम नहीं है, मतलब शाम के समय में एक लड़की अकेली, चल तूने उसको लिफ्ट दी,
वो उसको पहुँचा के आया उसके गाँव के आस-पास। कुछ दिन बाद तुझे फिर वो नज़र आती है, फिर वो शाम के समय में ही मिलती है। अरे भई, गाँव की लड़कियाँ तो दिन के समय में बड़ी मुश्किल से अकेली मिलती हैं, शाम के समय में तो भई कहाँ से मिल रही हैं। लेकिन मानव क्या इन बातों को सुनने के लिए तैयार था? और क्या उस समय सतीश और राजीव ये सोच रहे थे कि क्या वो सच में लड़की ही है? कहीं कोई प्रेत आत्मा तो नहीं? उनके मन में तो इस बात का विचार ही नहीं था। उनके मन में सिर्फ़ इस बात का था कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि मानव घर से काफ़ी संपन्न था। हो सकता है कि कोई जाल बिछाया हो। लेकिन अगर ऐसी बातें इस समय दोनों जाने करते तो मानव इनके साथ दोस्ती तोड़ जाता। नया-नया इश्क तो जब रंग लाता है तो फिर वो अपने आस-पास किसी को देखता नहीं है। शायद सतीश और राजीव काफ़ी समझदार थे। वो कहता है कि भाई तू थोड़ा-सा ध्यान रख, तो ऐसा नहीं है, हमें बड़ी खुशी है, हम मिलना चाहेंगे। तो मानव कहता है कि भई ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो राजीव कहता है यार ठीक है, दोनों जाने नहीं मिलेंगे, ऐसा करते हैं कि एक जना मिलना शुरू करता है। ऐसा करते हैं कि एक जना मिल लेगा भई। तो मानव कहता है यार तुम मिलना क्यों चाहते हो? अब सतीश और राजीव जो मानव को देखने में शायद ऐसा लग रहे थे कि भाभी को मिलने की चाह है, लेकिन कहीं न कहीं सतीश और राजीव के मन में था, कोई डाउट था, जो क्लियर करना चाहते थे और कहीं न कहीं वो शायद डाउट बिल्कुल ठीक था। अब बड़ी मुश्किल से वो मानव को मनाते हैं कि भई हम तो मिलेंगे, एक जाना मिलेगा। चलो सतीश सतीश तैयार होता है। राजीव कहता है कि भई मैं भी आस-पास ही रहूँगा, लेकिन मैं दूर रहूँगा और मैं ये बात की गारंटी करता हूँ कि मैं मिलूँगा नहीं, मतलब मैं सामने नहीं आऊँगा। तो मानव कहता है कि भाई ठीक है, आज शाम का फिर रख लेते हैं। आज शाम को पहले मैं मिलूँगा, तो फिर मैं तू थोड़ी-सी पीछे खड़ा हो ना, तो मैं तुझे आवाज़ लगाऊँगा, तो मिल लेंगे। पहले मूड वगैरह तो देख लेंगे ना भाई, अगर मूड ना ठीक हुआ तो फिर किसी दिन और मिल लेंगे, मैं तो तकरीबन हर रोज़ ही मिलता हूँ। अब जब ये सारी प्लानिंग हुई और सतीश और राजीव इस चीज़ को लेकर काफ़ी डाउटफुल थे कि भई क्या होगा? और शायद उन्हें जिस चीज़ का डर था, वो ही होने वाला था। शाम आती है जिसका इंतज़ार तीनों, खास तौर पर सतीश और राजीव कर रहे थे। राजीव थोड़ी-सी पीछे छुप जाता है, हालाँकि उसको वो सीन सारा नज़र आ रहा था, जहाँ पर वो दोनों जाने उस लड़की से मिलने वाले थे। और जब वो वहाँ पर खड़े होते हैं, कुछ समय बाद वो लड़की आती है, लेकिन उसके हाव-भाव काफ़ी ज़्यादा बदले हुए थे। अनवांटेड गेस्ट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। लेकिन सतीश तो उसको देखता का देखता ही रह गया। क्या इतनी सुंदर लड़की भी हो सकती है? इतनी सुंदर लड़की, हमारी भाभी, हमारे दोस्त के साथ उसकी फ्रेंडशिप है। अरे भाई, शायद उसको कहीं न कहीं जलन भी हो रही थी। कुछ समय के लिए तो वो भी भूल गया कि उसके आने का असली मकसद क्या था, कि जो लड़की हमारे भाई, हमारे दोस्त को रोज़ मिल रही है, क्या वो सही भी है कि नहीं? वहीं दूसरी ओर जो लड़की थी, उसके हाव-भाव बदल रहे थे। जो लड़की कुछ समय पहले सतीश को काफ़ी सुंदर लग रही थी, अब कुछ ही सेकंड में उसको ऐसे लग रहा था कि उसकी शक्ल का रंग ही चेंज होता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बड़े गुस्से से मानव को कहती है कि ये कौन है? मानव कहता है कि नहीं, ये ना मेरा दोस्त है और आज हम किसी काम से इकट्ठे जा रहे थे और फिर मैंने सोचा कि मैं तुमसे इसको मिला दूँ। अब वो लड़की मानव को काफ़ी गुस्से से देखे जा रही थी, जैसे कि उसको खा ही जाना हो। तो वो कहती है कि तुम इसको मुझसे मिलाने के लिए नहीं लेकर आए, तुम तो सिर्फ़ यहाँ से गुज़र रहे थे और फिर तुमने ये सोचा, क्यों क्यों ना तुम इसको मुझसे मिला दो, है ना? यही बात है ना? तो मानव कहता है, आँखें झुकाते हुए या फिर ना मिलाते हुए, कि बोल तो वो झूठ ही रहा था कि हाँ, हाँ, हम मैं ऐसे ही, तो यही तो बात थी। लेकिन वो आँखें मिलाते भी कैसे, क्योंकि दोनों तो झूठ बोल रहे थे। तो फिर वो लड़की अब जब बोलती है, क्या बोलती है, कैसे बोलती है, इसके बाद तो उनके शरीर की रूह ही तक निकल गई। एक बड़ी ही भयानक आवाज़ में वो कहती है कि जो तीसरा तुम्हारा दोस्त मुझको वो घूर-घूर के काफ़ी दूर से देख रहा है, क्या वो भी चलते-फिरते आ चुका है? जब वो इतनी बात कहती है, तो ये तो हैरान रह जाते हैं कि जहाँ से बिल्कुल भी वो नज़र नहीं आ सकता था, और जब से ये लड़की यहाँ पर खड़ी है, इसने पीछे की तरफ तो गर्दन घुमाई नहीं जहाँ पर हमारा दोस्त है।
और ना ही ये उस तरफ से आई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको पता लग गया? और हाँ, वो आवाज़, इतनी मधुर आवाज़, इतनी भयानक कैसे हो गई? मानव तो सिर्फ उसकी आँखों में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आँखें जो मानव को हर रोज़ खींचती थी अपनी तरफ, आज उसको काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। वो चेहरा धीरे-धीरे, वो चेहरा जो ना ही सिर्फ मानव को, बल्कि जिस चेहरे को देखकर सतीश भी मोहित हो गया, देखता ही रह गया। देखते ही देखते वो चेहरा पीला पड़ रहा था। उसकी आवाज़ फिर से आती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा। और जब ये आवाज़ सुनते हैं तो सतीश कहता है, भाग मानव, ये लड़की नहीं है। मानव को भी समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी और ये सरपट भागते हैं। ये सरपट भागते हैं और राजीव जैसे इनका इंतज़ार कर रहा होता है, और जैसे ही वे वहाँ तक पहुँचते हैं तो बस ये भी भागते हैं। इनको अपने आसपास काफ़ी दबाव महसूस हो रहा था कि जैसे कोई इनको भागने नहीं देना चाहता था। ये बस परमात्मा का नाम जपे जा रहे थे और बिना पीछे देखते हुए भागे जा रहे थे। अब जैसे ही ये उस गांव की फिरनी से बाहर निकलते हैं, फिरनी माने जो गांव के बाहर का एरिया होता है, तो इनको कुछ रिलैक्सेशन महसूस होती है और बड़ी मुश्किल से ये अपने गांव की तरफ पहुंचते हैं। तीनों के तो सांस में सांस नहीं आ रहा था। तो राजीव कहता है कि भाई वो लड़की नहीं है। तो मानव और सतीश कहते हैं कि हमें भी पता लग गया। राजीव कहता है, नहीं भाई, जो सीन मैंने देखा तुमने देखा नहीं। जब तुम भाग के आ रहे थे ना, तो वो जो पीछे जिसको तुम कह रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे उसकी चेहरा ऐसे जैसे जला हुआ था, और पता नहीं उसकी आंखें इतनी चमक रही थी जैसे किसी ने लाइट्स लगाई हो। अरे भाई, अगर तुम मेरे तक ना पहुंचते तो मैं सच कहूँ भाई, आज मैं शायद दोस्ती की लाज न रखता, मैं तुमसे पहले ही भाग लेता, लेकिन तुम भागते भागते आ गए। अब तीनों जैसे तैसे करके, जिनकी इनकी सांस में सांस आती है, अब ये मानव के घर जाते हैं और सारी की सारी जो ये सच्चाई होती है, ये किस्सा होता है, ये बता देते हैं। इसके बाद फिर मानव की अच्छी खासी सर्विस होती है और कहीं ना कहीं सतीश और राजीव का शुक्रिया भी किया जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा बच गया। लेकिन वो लड़की, या कह सकते हैं कि वो प्रेतनी कौन थी, ये तो पता नहीं लग सका आज तक। हाँ, उस रास्ते से मानव का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका। कुछ दिन तो वो कॉलेज नहीं गया और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा बीमार रहे, क्योंकि वो चेहरा ना चाहते हुए भी बार बार इनकी आंखों के सामने आता था। आंख बंद करते थे तो सपने के रूप में, और आंख खोलते थे तो कहीं ना कहीं हकीकत के रूप में। काफ़ी समय लगा इनको इस सदमे से बाहर आते आते, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को खुशकिस्मत भी महसूस कर रहे थे कि हमारा दोस्त एक प्रेतनी के प्यार में पड़ते पड़ते बचा, या फिर पड़ भी चुका था, लेकिन उसका शिकार बनते बनते बचा। और मानव के लिए तो उसके दोस्त उसका भगवान साबित हुए। अगर वो ना होते तो शायद वो भी उस प्रेतनी के साथ प्रेत बन गया होता। आई होप यह किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर दबा के कीजिएगा। और बढ़ते हैं हम अब अगले किस्से की ओर। अवनी की माँ अवनी को फ़ोन पकड़ाती है। वो कहती है कि मम्मी तेरे से बात करना चाहती है। लेकिन अवनी थी कि उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी आज 10 सालों बाद भी ख़त्म नहीं हुई थी। यही गुस्सा, यही नाराज़गी अवनी की नानी में भी थी। लेकिन आज इतने सालों बाद अवनी की नानी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अवनी मानती नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि तू बात तो कर, कुछ ऐसा हुआ है कि जो 10 सालों से तुम्हारे बीच में ये समस्या थी, मिसकम्युनिकेशन था, वो क्लियर हो चुका है। तो अवनी बड़ी हैरानी से देखती है अपनी माँ की तरफ कि मैं समझी नहीं। तो वो कहती है कि तू पहले नानी अम्मा से बात तो कर ले। अवनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैंने बात नहीं करनी, जहाँ मैंने 10 साल नहीं बात की तो वहाँ बाकी की ज़िंदगी भी नहीं बात करेंगे। एक ऐसी समस्या थी, एक ऐसी मिसकम्युनिकेशन थी जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से ना ही अवनी की नानी ने अवनी से बात की, ना ही अवनी ने अपनी नानी से बात की। और आज वो समस्या, आज वो राज का पर्दाफाश हो चुका था। अब उसकी नानी जो है वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहती है कि बेटी मैं तुझसे माफ़ी मांगनी है।
अब इतना बड़ा शख्स, इतनी बड़ी उम्र का शख्स अगर कोई ऐसी बात कहे तो जो दिल का अच्छा होता है वो पिघल ही जाता है। अवनी की आंखों में कहीं न कहीं आँसू थे। अपनी नानी को तो बड़ी प्यार करती थी वो। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था कि पिछले 10 साल से ना वो अपने ननिहाल गई थी, ना ही उसने अपनी नानी से बात की थी। अब अवनी कान पे लगाती है फ़ोन को और उसकी नानी ऊँची-ऊँची रोने लग पड़ती है। अवनी दिलासा देती है कि नानी अम्मा मत रो, कोई बात नहीं जो हो गया, लेकिन साफ़ क्या हुआ है? किस चीज़ का राज़ जो है खुला है? तो फिर उनकी नानी कहती है कि बेटा आज से 10 साल पहले जो तुम कहती रही हम मानते नहीं और मैंने तुम्हें काफ़ी बुरा भला कहा, वो आज बात सच होगी। अब ऐसा भी क्या हुआ था 10 साल पहले कि 10 साल बाद जाकर उसका राज खुला और उसकी नानी को फ़ोन करना पड़ा अपनी दोहती को। पहले चलते हैं 10 साल पहले के किस्से की तरफ कि ऐसा भी क्या हुआ था। 10 साल पहले इनकी जो नानी है ये गाँव में रहती हैं, मतलब नानका परिवार इनका गाँव में रहता है और इनके सूरजमुखी के काफ़ी खेत हैं। सूरजमुखी की काफ़ी खेती करते हैं। तो ये आम तौर पर जब ये अपने गाँव जाते थे तो इनको वैसे काफ़ी गाँव जाने का शौक था। शहर में पले हुए बच्चे जो जब गाँव में जाते हैं तो अजीब-सी, अलग-सी इनको ताज़गी मिलती है। गाहे-बगाहे ये साल में 1-2 बार तो जाते थे, लेकिन शायद ये अवनी का आखिरी विज़िट था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अवनी ने आना ही छोड़ दिया। शाम का समय हो चला था और ये अपने सूरजमुखी के खेतों में घूम रहे थे, विज़िट के लिए आए थे जैसे बच्चे घूमते हैं। अवनी को काफ़ी तेज़ वॉशरूम जाना होता है और वो एक जगह पे बाथरूम कर देती है। बाथरूम करने के बाद उठती है तो अचानक से उसको कुछ महसूस होता है कि जैसे उसको चक्कर आए हैं। अब आमतौर पर नॉर्मल तबीयत वगैरह ख़राब तो हो ही जाती है, कुछ बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा था, तो वो जो ग्रुप था, जो सभी एन्जॉय कर रहे थे, अवनी अपने आप को कुछ अलग-सा महसूस करती है। उसको कुछ अब अच्छा ही नहीं लग रहा था। कुछ सेकंड्स में ऐसे कैसा हो गया कि कुछ उसको अच्छा लग ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा उसके साथ हो रहा था। अब जब अचानक से मौसम चेंज होता है और बारिश का मौसम बनना शुरू होता है, तो सभी बच्चे और इनके मामा जी वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अवनी भी पीछे-पीछे जाना शुरू करती है। सबकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। अवनी भी अपना पूरा ज़ोर लगाकर आगे बढ़ रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती जा रही थी, उसकी तो स्पीड है वो मत्थम बढ़ती जा रही थी। उसको जैसे कोई पीछे से खींच रहा है। अब बारिश का जो था वो तेज़ हो चुकी थी और कहीं न कहीं कोई भी इस चीज़ को नोटिस कर ही नहीं रहा था कि अवनी पीछे छूट चुकी है। पहले जो अवनी भागने की कोशिश कर रही थी, तो वो बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। तो अब तो यहाँ तक बात आ चुकी थी कि वो तो रेंग-रेंग कर आगे जा रही थी। अब अवनी के मामा ये देखते हैं और बड़ी जल्दी उसके पास आते हैं और कहते हैं, "अवनी क्या हो गया तुझे? ये रेंग क्यों रही है ऐसे?" तो अवनी कहती है कि मामा जी पता नहीं क्या हुआ, मैं मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे ऐसे लग रहा है पीछे से कोई खींच रहा है। मामा को भी ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? लेकिन अब मामा जो हैं उसके अवनी को पकड़ते हैं और अपने घर ले जाते हैं। क्या अवनी अकेली घर आई थी? जी नहीं, अवनी के साथ कोई ऐसा शख्स आया था या आई थी, जो आज रात अवनी को चैन से नहीं सोने देना चाहती थी या फिर कहें कि चैन से जीने नहीं देना चाहती थी। ये एक ऐसी प्रेतनी थी, जो अवनी के साथ-साथ ही चली गई थी। जो अवनी को तो वहीं खेत में ही रखना चाहती थी या यूँ कहें कि उसको वहाँ पर मार देना चाहती थी। लेकिन किसी तरीके से अवनी के मामा ने उसको देख लिया। अगर वो पीछे छूट जाती, तो वो पीछे छूट ही जाती। अवनी को ज़्यादा भीगने की वजह से कुछ बुखार हो चुका था और अब अवनी बाकी बच्चों के साथ रूम में सो रही थी। लेकिन अचानक से उसको अपने आस-पास कुछ ऐसा लगता है कि कोई घूम रहा है और हँस रहा है। लेकिन अवनी जब आँख खोल के देखती है तो कोई था नहीं। कुछ समय बाद फिर से वही प्रक्रिया होती है, कोई आस-पास उसके घूम रहा होता है लेकिन अब इस बार हँस नहीं रहा होता, घुर्रा रहा होता है। फिर से अवनी जब देखती है तो उसको कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अचानक से जब उसका ध्यान दरवाज़े की तरफ जाता है, तो वहाँ पर वो देखती है कि कोई औरत खड़ी हुई है जिसके काफ़ी लंबे-लंबे बाल हैं और उसका चेहरा बिल्कुल गला सड़ा है। अवनी की तो उसकी तरफ देखकर चीख ही निकल जाती है। अब अवनी की चीख सुन के सारे घर वाले जाग जाते हैं और जैसे ही अवनी को पूछा जाता है तो अवनी सारा हाल बयां करती है। अब कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अवनी को बुखार था, उसकी वजह से सबको लगता है कि बच्ची को बुखार हो गया और वैसे हेलुसिनेशन होएगी, कोई सपना आया होगा। लेकिन आज रात वो औरत उसका पीछा छोड़ने नहीं वाली थी।
हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद वो औरत उसके पास आके बैठती और अजीब से तरीके से मुस्कुराने लग पड़ती। अब तो यहाँ तक माहौल आ गया था कि जो पहले उसको लेकर परेशान हो रहे थे घरवाले, अब काफ़ी हद तक थोड़ा-सा खींच चुके थे। ख़ास तौर पर उनकी नानी। अब नानी उनकी कुछ गुस्से में ऐसी बात कर लेते कि ये क्या बुला ले आए हो? अब कई बार इंसान गुस्से में कुछ बोल देता है, क्योंकि कई बार इंसान अपने उस मूड में नहीं होता, किसी को नींद ज़्यादा आई या सोने की कोशिश कर रहा है, बार-बार उठा जा रहा है, तो कोई ना कोई दिक्कत आती है। और अगर कोई इंसान कुछ ऐसे तरीके की हरकत कर रहा है जहाँ पर उसको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा और वो भी इतना भयानक, तो फिर कई बार कोई इंसान कलप कर काफ़ी ज़्यादा बातें कर देता है। अब जब वो इतनी बात करती हैं तो अवनी कहती हैं कि नानी अम्मा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो नानी उनको काफ़ी गुस्से से कहती है कि चुप, आराम से सो जा, यहाँ पर तू ड्रामा लगा के बैठी है। अगर ऐसा करना होता तो कभी ना आया कर यहाँ पे। बस ये सुनने की देर थी। अवनी ने फिर झेला। अवनी ने उस चुड़ैल को झेला। सारी रात वो चुड़ैल उसको तंग करती रही, लेकिन अवनी कहीं न कहीं बुखार होने के बावजूद उसको वो धार्मिक थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो परमात्मा का नाम जपती रही। और अगले दिन सुबह होते ही अवनी ने तो जो घर है वो सारा सर पर उठा लिया कि वो 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेगी। और उसकी ज़िद के चलते उसके माँ-बाप को और बहन को, जो दूसरी बहन थी, वो घर छोड़ के जाना पड़ा अपने नानका प्रवास से, जो अभी 5-6 दिन और रुकना था। काफ़ी सारे लोग मनाते रहे, उसके मामा-मामी, कज़न्स, नाना जी भी, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि शायद वो इंतज़ार कर रही थी किसी और के रोकने का, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। कहीं न कहीं वो भी गुस्से में थी, उनकी नानी। अवनी कहती रही कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी नानी मानी नहीं। आज 10 साल बाद लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी नानी को मानना पड़ा कि 10 साल पहले की वो भयानक रात, जहाँ पर अवनी ने इतना कुछ झेला, वो बिल्कुल ठीक थी। उसका कारण ये है कि जो खेत थे जो वो सूरजमुखी के खेत थे, वहाँ पर जब जेसीबी से खुदाई की गई, कुछ उन्होंने रेनोवेशन या कुछ करना होना है, तो वहाँ पर उनको एक हड्डियों का ढांचा मिला, एक औरत के। और वो कपड़े जिस तरीके से अवनी बता रही थी, जिस कपड़ों का रंग, जो अमूमन अवनी नीले रंग के कह रही थी, शायद मैं बताना भूल गया कि एक नीले रंग के बड़े अजीब से कपड़े, गंदे से मैले से कपड़े हैं, उस कपड़ों में मुझे औरत दिख रही है। वो हड्डियों का ढांचा और उस पर वो बिल्कुल बारीक बारीक कपड़े, जिसके शायद अवशेष या जिसके शायद कुछ टुकड़े ही बचे थे, वो काफ़ी गहराई में दबी हुई मिली। पता नहीं कितने साल या कितने 100 साल पहले किसी ने उस औरत को मार कर वहाँ पे गाड़ दिया, और शायद अवनी ने गलती से उसके ऊपर बाथरूम कर दिया। और ऐसी प्रेत आत्माएं तो सिर्फ मौका ढूंढती हैं। अवनी की किस्मत अच्छी थी कि वो प्रेत आत्मा सिर्फ वो घर तक गई और उसके बाद वो आगे आ नहीं सकी। शायद अवनी का ऑरा संभाल चुका था उस प्रेत आत्मा की एनर्जी को। लेकिन जब ये हड्डियों का ढांचा मिला तो फिर उनकी नानी को याद आया कि मेरी बच्ची 10 साल पहले उस रात क्या झेलती रही, और मैंने उसकी एक बात नहीं मानी, और आज वो शर्मिंदा थी इस बात पे। इसलिए उन्होंने अवनी को फ़ोन किया। खैर इसी बहाने धोती और दादी नानी की मित्रता होगी, सुलह दोबारा होगी। अच्छा था, एटलीस्ट एंड ठीक हुआ। जिसकी हड्डियां मिली शायद उसको भी मुक्ति मिल जाए, और इन दोनों का भी जो गिला शिकवा था वो भी दूर हो गया। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और अगला जो किस्सा है वो इस तरीके का, इससे मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन कुछ भूली भटकी हुई आत्माएं होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमेशा या तो किसी को तंग करती हैं या फिर मौका आने पर किसी का साथ भी देती हैं। अब इस किस्से को शुरू करने से पहले एक आरती का एक पंक्ति है जो मैं बयां करना चाहूँगा, और उसका जो बिल्कुल सटीक वर्णन है, मतलब उसका जो सटीक है बिल्कुल बनता है इस किस्से के साथ। कि एक माता जी की आरती है और उस आरती में 2 पंक्तियाँ कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुनी ना कुमाता। वैसे तो आज के कलयुग के ज़माने में सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी में तो माँ जो होती है वो
अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देती है, चाहे वो ज़िंदा हो या ना हो। अब इस पंक्ति में जैसे कि जो बच्चे हैं वो तो कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता को माता नहीं होती अमूमन, आम तौर पर। और ये जो किस्सा है ये अविनाश का किस्सा है। अभी इतना नया किस्सा नहीं है, कुछ आज से 30 साल पहले का किस्सा है। और अविनाश जो है वो बिन माँ के बेटे, उनकी माँ काफ़ी पहले गुजर चुकी थी। उनकी दादी ने उनको पाला था। अब यूँ कहें कि अविनाश को तो अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं था। इंसान फ़ोटो को देखकर उसका चेहरा हमेशा के लिए याद रख नहीं सकता। क्या कोई हर रोज़ फ़ोटो को देखता है, उसको निहारता है कितनी देर तक? जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो तो बाकी चीज़ें भूल ही जाता है। ऐसे अविनाश की माँ की जब मृत्यु हुई तो वो सिर्फ 3 साल के थे, और वो अपनी माँ की सारी स्मृतियाँ लगभग भूल चुके थे। हाँ, उनको एक चीज़ ये बड़ी या हमेशा याद रहती थी कि उनकी ठोडी पर 2 तिल थे, जो उन्होंने फ़ोटो में देखे थे, बड़े से तिल थे। अब भई गाँव की औरतें हैं, तो ऐसा किसी को कुछ होता नहीं कि मुझे मेरा फेस ऐसे होगा। और उनकी उम्र भी कितनी रही होगी जब वो गुज़र गई होंगी। अविनाश जैसे मैंने कहा कि 3 साल के आस-पास ही थे, तो दादी ने उनको पाला था। अब गाँव में उस समय इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक अपनी पढ़ाई की। और जो ये गाँव के डॉक्टर होते हैं ना, मुझे इनकी जो वो होते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, अगर आप में से किसी को पता होगा। जो गाँव के डॉक्टर होते हैं, कुछ इनकी स्पेसिफिक नाम होता है। गाँव के डॉक्टर नहीं, मतलब इनके जो जिनकी ये दवाखाना छोटा-सा होता है। तो अब गाँव में कोई ऐसा डॉक्टर था नहीं, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने वो पढ़ाई की। और ये तकरीबन गाँव के 4-5 5-6 गाँव जो थे, इनका जो सारा नेटवर्क था। तो ये कोई अगर इमरजेंसी होती तो वहाँ पर ये तकरीबन आते-जाते अपनी बाइक से। अब ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि इनकी कोई इमरजेंसी, इनको बताया गया कि भई यहाँ पर इमरजेंसी आना है, और वहाँ पर ये गए। और जब ये गए वहाँ पर, तो आमतौर पर ये दोपहर में गए थे, तो काफ़ी समय लग गया, क्योंकि इंजेक्शंस वगैरह देने के बाद फिर देखना भी था कि मरीज़ को फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अब धीरे-धीरे शाम हुई और शाम से रात हो गई। अब जब डॉक्टर साहब अपने घर वापस आने लगे, तो जो गाँव था वो तकरीबन 4 किलोमीटर के आस-पास था। अब जब डॉक्टर साहब ने बाइक स्टार्ट की, और उनको बाइक काफ़ी भारी लगी। वो क्या देखते हैं कि बाइक का पिछला जो पहिया है वो तो पंक्चर हो चुका है। और तब जो ट्यूबलेस टायर नहीं होते थे कि भरा दोबारा से और जब तक चलता रहेगा, ट्यूब थी। अब तो वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, चलने की तो बिल्कुल हालत में था ही नहीं। तो डॉक्टर साहब को कहा गया कि डॉक्टर साहब रात में रुक जाओ फिर। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भई ऐसी बात है, फ़ोन वगैरह नहीं थे तब, मैं किसी को घर पे कह के नहीं आया, तो अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो ही चिंता होगी रात को, तो कोई बात नहीं, 3-4 किलोमीटर दूर है, तो मैं चल पड़ता हूँ। अब डॉक्टर साहब को मना किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब माने नहीं, और डॉक्टर साहब चल पड़ते हैं पैदल ही। वैसे तो ये तो गाँव वालों का भी फ़र्ज़ था कि कोई कह देता कि भाई बाइक वगैरह हम छोड़ आते हैं। साइकिल के बारे में शायद किसी ने बात नहीं कही होगी कि भाई डॉक्टर साहब को साइकिल के बारे में कहेंगे। बाइक अब पता नहीं तब थी उनके पास, किसी के पास गाँव में थी या नहीं, या कोई जिस घर में थे उसके पास नहीं होगी, या कोई देना नहीं चाहता होगा, व्हाट्सएवर। लेकिन शायद डॉक्टर साहब के लिए आज एक अजीब सा तरीके की रात थी वो। डॉक्टर साहब पैदल चल रहे थे, और पैदल चलते चलते एक पॉइंट में उनको ये महसूस हुआ कि आसपास तो हवा का एक नामो निशान तक नहीं, लेकिन मेरे आसपास कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बार बार कोई चीज़ घूमी जा रही है। अब डॉक्टर साहब को धीरे धीरे इस चीज़ की तसल्ली होगी, क्योंकि जो भी वो चीज़ थी वो काले रंग की परछाई थी और आसपास घूमी जा रही थी। पहले तो जो उनके आसपास जस्ट एक हवा चल रही थी, अब हवा में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लग पड़ी, हंसने की आवाज़ें, जैसे कि कोई उनसे खेल रहा है। अब वो परछाइयों के दायरे में जब तक वो आए, तब तक उनकी जो बॉडी है उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको वॉमिट आ रही है। जो वे बिल्कुल फिट डॉक्टर थे, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर पर पता नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब को ये पता लग चुका था कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ये कुछ पैरानॉर्मल ही है, नॉर्मल तो है नहीं। लेकिन अब डॉक्टर साहब करें भी क्या? फ़ोन मोबाइल तब होते नहीं थे। अब वो उस सारे वीरान इलाके में अकेले थे। क्या वो अकेले थे? जी नहीं, उनके साथ तो वो काली परछाइयाँ थी जो शायद उनका शिकार करना चाहती थी। लेकिन आज उनका दिन था, किनका? डॉक्टर साहब का।
क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और वो सोच रहे थे कि भई आज मैं किस मुसीबत में फँस गया, बचा ले परमात्मा मुझे बचा ले। अब उनको बचाने के लिए कोई आने वाला था, या यूँ कहें कि कोई आने वाली थी। बड़ी मुश्किल से पहुँचते-पहुँचते वो एक जगह पे पहुँचे जहाँ पर एक वृक्ष टूटा हुआ था। आम तौर पर डॉक्टर साहब वहाँ से गुज़रते रहते थे, उनको पता था कि वो वृक्ष टूटा हुआ साइड पर पड़ा हुआ है। लेकिन उसकी हिस्ट्री उनको आज पता लगने वाली थी कि वो वृक्ष टूटा था और उसका इनके साथ क्या लिंक था। अब जैसे ही डॉक्टर साहब उस वृक्ष के आस-पास पहुँचते हैं तो वो महसूस करते हैं कि एक अजीब-से तरीके की रोशनी उनको लग रही है आस-पास। वो पीछे देखते हैं कि पीछे उनको एक औरत नज़र आती है। उनको एक औरत नज़र आती है जिसने घूंघट ओढ़ा हुआ है और उसने एक हाथ में दिया पकड़ा हुआ है। उसको देख के तो ये डर जाते हैं, बेहद डर जाते हैं। लेकिन वो एक चीज़ महसूस करते हैं कि जैसे ही वो औरत उनके पास आती जा रही थी, वैसे-वैसे ही जो परछाइयाँ हैं, वो उनसे दूर भागती जा रही थी और जो-जो उनकी बॉडी है वो भारीपन महसूस कर रही थी, अब वो काफ़ी हल्की हो चुकी थी। अब वो औरत पास आती जा रही थी, ये डरते जा रहे थे कि भई एक बला तो मेरे आस-पास घूम रही है, ये दूसरी कौन है? क्योंकि वो यकीनी तौर पर इंसान नहीं थी, उसके पैर थे ही नहीं, वो हवा में लेविटेट करती आ रही थी। अब जब वो औरत बिल्कुल पास आई और परछाइयाँ बिल्कुल दूर भाग गईं, डॉक्टर साहब ने हिम्मत की और बस भागने की। लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक चीज़ को नोट किया। भागते गए और कुछ समय बाद वो रोशनी थी वो मद्धम पड़ गई। अब जब डॉक्टर साहब भागे-भागे घर आए, उनकी दादी अभी भी ज़िंदा और बस बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को काबू किया और उसके बाद फिर जो भी था, सब कुछ बताया। और उन्होंने कहा कि मैं उस जो औरत है, मैंने एक चीज़ नोट की दादी, उसकी ठोडी पर 2 तिल थे, ऐसे मेरी माँ के तो थे। अब जब ये दादी बोलती हैं, तो वो कहती हैं कि कहाँ पे? तो फिर वो बताते हैं कि वो हमारे गाँव के कुछ आगे जाकर बाहर पेड़ है ना, तो उसी पेड़ के आस-पास देखा। अब बस दादी के सुनने की देर थी तो दादी रोने लग पड़ी। उनकी आँखों में आँसू आ गए और वो कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे बेटा बचाया आज। डॉक्टर साहब तो सुनकर हैरान थे कि माँ ने? माँ तो काफ़ी समय पहले जा चुकी है। तो दादी कहते हैं कि हाँ, वो शारीरिक तौर पर तो बेटा जा चुकी हैं, लेकिन आज मुझे भी शायद पता लगा कि वो तेरी मदद करने के लिए या तो वापस आई हैं या तो आज भी वो वहीं पर भटक रही हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कहाँ पे? तो वो कहते हैं कि वो पेड़ का पता है तुझे क्या है? डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, वो पेड़ गिरा है। लेकिन इनकी दादी कहती हैं कि बेटा वही पेड़ तुम्हारी माँ की मौत का कारण था। डॉक्टर साहब काफ़ी हैरान होते हैं कि माँ की मौत का कारण मैं समझा नहीं। तो फिर वो बताती है कि जब तुम 3 साल के थे तो तुम्हारे माता-पिता किसी काम से बाहर गए थे गाँव के और रास्ते में वो साइकिल पर आ रहे थे। तो तुम्हारी माँ पीछे बैठी हुई थी तो साइकिल का टायर अचानक से पंक्चर हो गया। उस दिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। अब आपके पिताजी आगे-आगे चलने लग पड़े और माताजी पीछे-पीछे चल रही थी। जैसे ही वो उस पेड़ के पास आए तो अचानक से वो पेड़ टूटकर तुम्हारी माँ के ऊपर गिर पड़ा और तुम्हारी माँ बच नहीं सकी। उनकी वहीं पर मौत हो गई। फिर पेड़ को साइड पर कर दिया गया, लेकिन आज भी वो कहीं न कहीं निशानी है तुम्हारी माँ की मौत की। और ठीक उसी जगह पर आकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया। वो परछाइयाँ क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी माँ वहाँ पे ना होती तो वो यकीनी तौर पर आज तुम्हारे लिए काफ़ी भारी रात होने वाली थी। और देखो ना बेटा, माँ तुम्हें बचा के ले गई। डॉक्टर साहब के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अपनी माँ से वो शायद जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन उनको भी क्या पता था। नोटिस तो उन्होंने किया था अपनी माँ की निशानी को, लेकिन उस समय सिर्फ उनको ये था कि जैसे तैसे करके वो भागे। डॉक्टर साहब कई बार रात को वहां पर जाकर घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन उनको उनकी माँ उसके बाद कभी नजर नहीं आई। वो दुआ करते हैं कि उनकी माँ को मुक्ति मिल जाए। हम भी डॉक्टर साहब दुआ करते हैं कि आपकी माँ को मुक्ति मिले। वो इस संसार से शारीरिक तौर पर काफ़ी पहले जा चुकी हैं अब। जो उनकी आत्मा अगर यहाँ पर है, तो वो भी जाए अपने वैकुंठ धाम में पधारे।
मैं उम्मीद करूँगा कि जो व्यूज़ देख रहे हैं वो भी दुआ करें डॉक्टर साहब की माँ के बारे में। और अब शुरू करते हैं आज का कमेंट सेक्शन और पढ़ते हैं पहला कमेंट। पहला कमेंट है लव 179 आई, जो इनका हैंडल है, इन्होंने भेजा। इन्होंने मैंने जो 100th एपिसोड में कहा था ना कि भाई जो लोग कहते हैं कि भीख मांगता है, शायद उनके रिलेटेड था। तो ये कहते हैं भाई लोग किसी को कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचो, फिर बोलो। अगर एक बंदा अपने से 6 से 8 घंटे लगा के मेहनत करते हैं, फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, उनको ऐसा बोले तो भीख मांगता है लाइक के लिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। भाई किसी को डिमोटिवेट मत किया करो, मोटिवेट करो। ऑल रिस्पेक्ट सुनील भाई, लव यू मुंबई बांद्रा, आई एम मुस्लिम। लव भाई, पहली तो बात यह है कि भाई आपने ये क्यों लिखा आई एम मुस्लिम है? भाई सारे बराबर हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, मैं तो उस चीज़ को अपनी गांठ बांध कर चलता हूँ। कई बदतमीज लोग हैं जिनको किसी की नस्ल से नफरत है, ऐसे कमेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये नहीं भाई, सॉरी, मैं लव आपकी बात नहीं कर रहा। आपने मुस्लिम लिखा, पता नहीं मुझे क्यों लिखा, शायद इसलिए कि मुझे पता लगेगा मेरे विचार कुछ चेंज होंगे, ऐसा नहीं है भाई। गुरु ग्रंथ साहिब में जैसा मैंने कहा, क्या लिखा है कि मानस की जात सब एक है पहचान वो। मेरे लिए जो इंसान इंसानी काम करता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो बराबर है। और जो इंसान इंसानी काम नहीं करता, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मेरे मन में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो भाई मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, हाँ, अपनी अपनी किसी की सोच होती है। वो हर कोई इंसान अपनी अपनी जगह पे होता है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये जो एक बंदा कोई मेहनत कर रहा है, मतलब मेरी बात हो रही है, तो टाइम तो भाई लगता है। अब शूट करने में, जो कहानी है उसको पहले पिरोने में, फिर एडिट करने में, और उसके बाद बोल बोल के इंसान का आधी जान रह जाती है ना। तो हालांकि ये भाई मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, लेकिन जो ये लोग कहते हैं, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मेंशन मैं इसलिए करता हूँ कि भाई मुझे बस एक इनकी चीज़ समझ में नहीं आती कि भीख क्यों है भाई, ये बताओ। भीख क्यों है? अरे भाई, अगर कोई बंदा अपनी दुकान में बैठकर अपना माल नहीं बेचेगा, तो फिर वो नालायक है ना। करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन कहना मेरा फर्ज है। ऐसे ही दूसरा जो कमेंट है वो हमारे नवनीत शर्मा जी, ये भी काफ़ी काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हैं और गाहे बगाहे ये मैसेज कर देते हैं, मैं कमेंट कर देते हैं। तो इन्होंने भी ये कहा कि भाई भीख मत बोला करो, जो बोलता है उसको बोलने दो। तो मैं भी भाई यही कहता हूँ कि भाई भीख में और जो अपनी एफर्ट है, उस दोनों में फ़र्क होता है। लोगों को पता नहीं क्या मन में आता है, और ऐसे कमेंट्स को मैं वैसे भी एंटरटेन करता नहीं हूँ। बस मेंशन इसलिए किया है कि यार मेंटेलिटी लोगों की चेंज होनी चाहिए। जिसको नहीं पसंद तो भाई वो ब्लॉक कर दे, नहीं देखना चाहता वीडियो तो मत देखे। स्पेशल अपना, इतने लोग वेले हैं कि समय अपना वेस्ट करके, जो लोग तो मुझे सुजेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि ऐसा करो, देखो, एक तो वो अपना एक कीमती समय कर रहे हैं जिससे उनको भी प्रोडक्टिव कुछ मिलेगा, मेरा चैनल कुछ बढ़िया करेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, इतने फ्री लोग हैं कि स्पेशल ये लिखने के लिए कमेंट लिखते हैं। सुधर जाओ भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कमेंट से, है ना। तो बस आज के ये दो ही थे। और लव जी, आपके मुस्लिम होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ास तौर पर मुझे। आप अच्छे इंसान हैं तो मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं। नवनीत जी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, भीख वगैरह की बात होती नहीं है, लेकिन कई लोगों को वही ज़ुबान समझ में आती है जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो बोलते हैं उसी ज़ुबान में वो सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई भीख समझता है तो भाई भीख ही सही, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ और करता रहूँगा। अब किसी को पसंद है नहीं पसंद है, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सो आज के एपिसोड को यहीं पे विराम लगाने का समय आ चुका है, और जल्दी से हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।